हम लोग टॉपिक में है इनवॉइस। काफी बिखरा हुआ टॉपिक माना जाता है इनवॉइस, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा इसमें आप 1 पेज 1 चार्ट वाला का सपोर्ट जरूर लीजिए, नहीं तो ये चैप्टर आपके दिमाग से लाइन से छोटी छोटी बातों में कोई बात स्किप हो जाती है। इनवॉइस में सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इनवॉइस कब इश्यू करना है। तो इन केस ऑफ गुड्स invoice need to be issued in case the goods involves movement, so when the goods are handed over to the transporter on or before movement of goods, और movement of goods begin होता है जिस दिन हम लोग goods transporter को hand over करते हैं। और in case there is no movement, then time of supply, then the invoice must be issued on or before delivery of the goods। ठीक है। नेक्स्ट, वाउचर के केस में इनवॉइस, अच्छा वाउचर की बात करते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस, तो नॉर्मली इनवॉइस मस्ट बी इशूड विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, बट इन केस ऑफ इंश्योरेंस, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ PFC, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC, द इनवॉइस मस्ट बी इशूड विद इन 45 days फ्रॉम date of completion of service. Here they have one more choice. Rather than issuing invoice for each and every supply, they can issue one invoice at the end of each month. इसलिए आप कभी अपना बैंक अकाउंट में देखना बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस हर मोमेंट पे नहीं लगता। अरे बैंक तो आपकी हर ट्रांजेक्शन पे आपको एक सर्विस दे रहा है। आज आपने एक चेक काटा, बैंक ने उसको क्लियर किया, फिर कल आपने एक बैंक चेक काटा, फिर बैंक ने आपको चेक क्लियर किया। तो क्या वो हर चेक क्लियरेंस पे आपसे चार्जेस ले रहा है? नहीं ले रहा है, वो मंथली एक बैंक चार्जेस ले रहा है। ठीक है ना, क्योंकि वो इसको फॉलो करता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यदि बैंक का इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इनवॉइस टू बी इश्यूड क्वार्टरली, वन इनवॉइस एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ये बैंक को चॉइस है। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन में ये क्वार्टरली एक इनवॉइस देने की नॉर्मली परमिशन नहीं है, सिर्फ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन हो। मतलब SBI हावड़ा ने SBI कोलकाता को जो सर्विस दिया है, इस इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस पे बैंक वाले क्वार्टर में एक इनवॉइस इशू कर सकते हैं। ये जब आप बैंक ऑडिट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इनका सेटलमेंट क्वार्टर पे ही होता है। ये क्वार्टरली रिकंसिलिएशन करते हैं और उसके बाद एक दूसरे को ऊपर बिल मान देते हैं। नेक्स्ट, इनवॉइस की कितनी नंबर ऑफ कॉपीज होगी? तो गुड्स के केस में 3 कॉपीज होगी और सर्विस के केस में 2 कॉपी होगी। गुड्स के केस में 3 कौन सी कॉपी? तो पहली कॉपी ओरिजिनल कॉपी फॉर द रेसिपिएंट, सेकंड कॉपी फॉर द ट्रांसपोर्टर और थर्ड कॉपी फॉर द सप्लायर। और सर्विस के केस में पहली कॉपी ओरिजिनल कॉपी फॉर द रेसिपिएंट, सेकंड कॉपी फॉर द सप्लायर, क्योंकि सर्विस में ट्रांसपोर्टर नहीं होता। और यदि सर्विस में कोई गुड्स का मूवमेंट भी होता है, जैसे सपोज मैं इवेंट मैनेजमेंट हूं और मुझे आपको इवेंट मैनेजमेंट सर्विस देनी है, आपकी कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और मैं उसका पूरा इवेंट मैनेजमेंट कर रहा हूं, तो मैं अपने गोडाउन से बहुत सारे डेकोरेशन के सामान लेके इवेंट पे पहुंच रहा हूं। तो यहां से मेरा सामान भी जा रहा है, लेकिन वो सामान मैं आपको बेच रहा हूं क्या? नहीं, तो उसमें इनवॉइस इश्यू नहीं होगा। वहां पे डिलीवरी चलान के थ्रू मेरा सामान वहां पहुंचेगा। इनवॉइस की तो 2 ही कॉपी बनेगी, फर्स्ट कॉपी फॉर द बायर एंड सेकेंड कॉपी फॉर द सप्लायर। फाइन। इस 3 कॉपी और 2 कॉपी के अलावा यदि कोई बंदा चाहे तो एक्स्ट्रा कॉपीज भी निकाल सकता है, परंतु उन एक्स्ट्रा कॉपीज के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा नॉट फॉर ITC। ठीक है। नेक्स्ट, ई इनवॉइस से रिक्वायरमेंट उन्हें है जिनका 17-18 ऑनवर्ड्स कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं, टर्नओवर ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 10 CR। ये 5 CR हो गया, ये तो और अपडेटेड चार्ट बनते जा रहा ना, तो 10 CR एग्रीगेटेड टर्नओवर आपका 10 करोड़ से ज्यादा का होगा, तो भैया जी कब? 17-18 ऑनवर्ड्स किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, चाहे 17-18, 18-19 या 19-20 या 20-21, 21-22, 22-23, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में यदि आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो गया तो आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ई इनवॉइस एग्जैक्टली क्या हुआ? तो ई इनवॉइस मतलब ये नहीं कि पेपरलेस इनवॉइस, इट मे बी अ पेपर इनवॉइस।
ई इनवॉइस के केस में हम लोग एक इनवॉइस पोर्टल पे जाते हैं, इनवॉइस की सारी डेटा वहाँ पे अपलोड करते हैं, उसके बाद उस पोर्टल से इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। वो इनवॉइस रेफरेंस नंबर जब हम लोग इनवॉइस को ऊपर अफिक्स करते हैं तो दैट इनवॉइस इज कॉल्ड ई इनवॉइस। इस इनवॉइस की स्पेशलिटी यही है कि इनवॉइस पोर्टल पे डिपार्टमेंट को सारी डिटेल पहले मिल गई। इनवॉइस इश्यू होने के पहले ही डिपार्टमेंट के पास इनवॉइस की सारी डिटेल आ गई। ई इनवॉइस पोर्टल पे आपने जितनी भी डिटेल डाली है वो आपके GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, तो आपकी डबल मेहनत भी बच जाएगी। तो लिटरली आप ही की ऑन टाइम डेटा एंट्री हो रहा है। इनवॉइस पार्टी तो गया, उधर मेरा GSTR 1 बना, इधर पार्टी तो इनवॉइस गया, इधर मेरा GSTR 1 बना। यानी आपको 10 तारीख तक वेट ही नहीं, आपका तो 8 तारीख को ही GSTR 1 रेडी रहेगा इफ यू आर ए ट्रू वेंडर। और यदि आप चीटर वेंडर हो तो बात अलग है, लास्ट में मैनिपुलेट करते हो तो बात अलग है। तो ई इनवॉइस की पूरे इंडिया में तारीफ हो रही है कि कॉन्सेप्ट जबरदस्त है, क्योंकि इससे मेरा ऑन टाइम डेटा एंट्री हो रहा है और सामने वाले रेसिपिएंट को भी ये कंफर्म हो रहा है कि मेरे GSTR 2B में ये आ जाएगा, कंफर्म हो रहा है। उस जब आप ई इनवॉइस देते हो ना तो सामने वाले पार्टी के GSTR 2B में पूरी डिटेल नहीं आती कि, लेकिन ये आ जाता है कि आप ऐसे मान लिया, तो 2B आपको अपडेट कर देता है कि यहाँ पे पार्टी का आपका डिटेल आ गया है। लेकिन एग्जैक्ट डिटेल क्या है, जितना ITC है वो आपको बाद में आता है, ठीक है। 2B में नहीं, सॉरी 2B तो स्टैटिक है, 2A में आ जाता है। 2A इज द डायनेमिक डॉक्यूमेंट। तो फाइनली ई इनवॉइस किसको इश्यू नहीं करना, हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू इश्यू ई इनवॉइस, तो भैया ई इनवॉइस का प्रोविजन बैंक के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, GTA, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, मल्टीप्लेक्स थिएटर और सेज यूनिट पे अप्लाई नहीं होता। किन पे अप्लाई नहीं होता? बैंक के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, GTA के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, लोकल अथॉरिटी के ऊपर और मल्टीप्लेक्स थिएटर और सेज के ऊपर। जोड़े जोड़े से याद करो, बैंक के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, ये जोड़ा 45 डेज में भी था। हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स GTA, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स मत लिख देना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में रेलवे भी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एंड GTA, ये जोड़ा आ गया। गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ये जोड़ा आ गया। एक जोड़ा थोड़ा ऑड है लेकिन याद कर लेना, सेज में सिनेमा देखूंगा। हाँ, सेज में सिनेमा देखूंगा, तो सेज के ऊपर और मल्टीप्लेक्स थिएटर के ऊपर। नेक्स्ट, QR कोड। वैसे तो आप जब ई इनवॉइस इश्यू करते हो तो आपका QR कोड भी, नॉर्मली जब आप B2B इनवॉइस इश्यू करते हो तो आपका QR कोड रहता है, परंतु वो QR कोड की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है QR कोड आपको देना पड़ेगा इन केस ऑफ B2C इनवॉइस, और ये डायनेमिक QR कोड होगा। यानी ये लॉ ये बोल रहा है कि यदि कोई भी बंदा जिसका 17-18 से लेके अभी तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा का हो गया, तो उस बंदे को B2C इनवॉइस में, B2B इनवॉइस में तो QR कोड ऐसे भी होता है, B2C इनवॉइस में आपको एक डायनामिक QR कोड देना पड़ेगा। डायनामिक QR कोड लिटरली पेमेंट के लिए काम आता है, क्योंकि उसको जब आप स्कैन करते हो तो जितना आपका बिल है वो उसमें नजर आ जाता है। स्टैटिक QR कोड में खाली पार्टी का नाम और पार्टी का GSTN और पार्टी की बैंक अकाउंट की डिटेल आएगी, लेकिन डायनामिक QR कोड में आपके इनवॉइस का कितना अमाउंट है वो भी नजर आ जाएगा। तो हर बंदा जिनका 17-18 ऑनवर्ड्स टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, उन्हें डायनेमिक QR कोड देना जरूरी है। बाद में इन्होंने डायनेमिक QR कोड के कुछ रिलैक्सेशन भी लाया कि इनवॉइस पे डायनेमिक QR कोड नहीं भी हो, लेकिन आप टीवी स्क्रीन पे या किसी स्क्रीन पे डायनेमिक QR डिस्प्ले बोलते हैं, किसी डिस्प्ले पे QR कोड दे रहे हो और इनवॉइस के साथ पेमेंट की डिटेल मैच करा दे रहे हो, तो वो भी सफिशिएंट कॉम्प्लायंस है। इसलिए आप किसी मॉल में जाएंगे तो आपको इनवॉइस पे हो सकता है डायनामिक QR कोड नजर नहीं आए, लेकिन उनके स्क्रीन पे आपको डायनामिक QR कोड नजर आएगा। स्कैन करके आप चाहो तो पेमेंट कर सकते हो। उसमें उस केस में मॉल को पेमेंट की डिटेल इनवॉइस के साथ लिंक करनी पड़ेगी कि इस बंदे ने कैसे पेमेंट किया। डायनेमिक QR कोड की फैसिलिटी भी बैंक इंश्योरेंस पे नहीं लगेगी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और GTA में नहीं लगेगी, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी पे नहीं लगेगी, मल्टीप्लेक्स थिएटर पे नहीं लगेगी। ओके, HSN कोड की बातें भी इनवॉइस टॉपिक में कर लो।
कि HSN कोड इज द डिटेल इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये कोई 8 डिजिट का एक कोड है जो गुड्स को डिफाइन करता है। जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर हमें इंट्रोड्यूस करता है, GSTIN नंबर हमें इंट्रोड्यूस करता है, वैसे ही HSN गुड्स को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे पैन 10 डिजिट का कोड है, GSTIN 15 डिजिट का कोड है, वैसे ही HSN 8 डिजिट का कोड है। ठीक है, तो यदि आपका इनवॉइस, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको अपने HSN के 8 डिजिट नहीं लिखने, 4 डिजिट लिखने से हो जाएगा। मैंने जिस समय आपको इंटरनेट खोल के इसका GST रेट दिखाया था तो आपने देखा था उसमें 4 डिजिट का HSN था, तो जो 4 डिजिट का उसने दिखाया, लेकिन ये मत समझो कि HSN 4 डिजिट का होता है, HSN तो 8 डिजिट का ही होता है। और यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का है तो 6 डिजिट का HSN आपको इनवॉइस पे दिखाना पड़ेगा। ये सारी बातें इनवॉइस की हो रही है, इनवॉइस पे दिखाना पड़ेगा। HSN code is not required on B2C supplies if the turnover is up to 5 CR. तो नॉर्मली 5 करोड़ तक 4 डिजिट का HSN दिखाना पड़ता है, लेकिन वो B2B इनवॉइस में, B2C इनवॉइस में नहीं। और टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है तो 6 डिजिट। Whenever we say turnover मतलब aggregate turnover. Next, an invoice to UIN holder is B2C invoice। आपको पता है UIN holder is unique identification number, जो किसको देते हैं, फॉरेन एम्बेसीज को, फॉरेन डिप्लोमेट्स। ये रजिस्ट्रेशन नंबर तो है ही नहीं, ये तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो उनके काम आता है फॉर क्लेमिंग देयर रिफंड ऑफ इनवर्ट टैक्स सप्लाई। इसलिए UIN होल्डर हमेशा अनरजिस्टर्ड बंदे माने जाएंगे। तो UIN होल्डर की सप्लाई हमेशा B2C सप्लाई मानी जाती है। An invoice to UIN holder is B2C invoice. Therefore, if turnover is more than 500 CR, then QR code needed. हाँ ठीक है। Next, where an invoice is issued to a recipient located outside India, for which place of supply is in India, and the payment is received by supplier in convertible foreign exchange, such invoice may be issued without having a dynamic QR code. ठीक है, वैसे तो B2C सप्लाई हो गया, क्योंकि जिस बंदे को आप माल बेच रहे हो वो बंदा तो रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन भैया बकवास सी बात है, क्योंकि वो आपका एक्सपोर्ट है और एक्सपोर्ट B2B की तरह ही ट्रीट होता है। नेक्स्ट, इनवॉइस वर्सेस रिटर्न, एंट्री इन रिटर्न। तो भैया ये GST रिटर्न की बात हो रही है। GSTR1 जब आप भरेंगे, वैसे हम लोग GSTR1 को कूल लैंग्वेज में रिटर्न बोल देते हैं, लेकिन सही भाषा में GSTR1 is not a return, it is a statement. When we say GST return, it is only section 39, that is GSTR3B. GSTR3B को ही GST return बोलते हैं, GSTR1 को स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कूल भाषा चल रही है, रिटर्न लिख दिया है, यहाँ पे होना चाहिए GSTR1। तो इनवॉइस वर्सेस GSTR1, एंट्री इन GSTR1, इनवॉइस वाइज। तो भैया जितने भी B2B सप्लाई है ना, वो GSTR1 में इनवॉइस वाइज एंट्री होगी। आई रिपीट, GSTR1 फिल करते समय जितने भी B2B सप्लाईज है वो इनवॉइस वाइज ही एंट्री होंगे, लेकिन B2C सप्लाई इनवॉइस वाइज एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप एक कॉन्सोलिडेटेड एंट्री मार सकते हो। लेकिन उसमें भी यदि इंटर स्टेट सप्लाई है और अमाउंट 2,50,000 से ज्यादा का है तो ऐसी सप्लाई को आपको इनवॉइस साइज एंट्री मारेंगे। तो GSTR1 में कौन कौन से इनवॉइस की इनवॉइस वाइज एंट्री होगी और कौन कौन से इनवॉइस को कंसोलिडेट करके डाल सकते हैं। तो भैया जितने भी B2B इनवॉइस है वो इनवॉइस वाइज जाएंगे, जितने भी B2C इनवॉइस है उसमें से जितने इंटर स्टेट सप्लाई है और अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा का है वो तो इनवॉइस वाइज जाएगा, और बात ये आप कंसोलिडेट करके डाल सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट की डिटेल आपको B2B की तरह इनवॉइस वाइज डालनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट में आप ये मत देखिए कि रेसिपिएंट का GSTN नहीं है, एक्सपोर्ट B2B की तरह ट्रीट होगा। नेक्स्ट, रिवाइज इनवॉइस। रिवाइज इनवॉइस GST में कोई कॉन्सेप्ट लिटरली नहीं है। यदि आपकी कोई इनवॉइस में गलती हो गई तो ये मत सोचो अपने रिवाइज इनवॉइस कर देंगे, नहीं,
यदि आपकी इन्वॉइस की कोई गलती हो गई, आपने अमाउंट ज़्यादा दिखा दिया तो बाद में क्रेडिट नोट दो, यदि अमाउंट आपने कम दिखा दिया बाद में सप्लीमेंट्री इन्वॉइस दो। तो रिवाइज इन्वॉइस बोल के कोई कॉन्सेप्ट लिटरली नहीं होता जो कॉमन लोग सोचते हैं। रिवाइज इन्वॉइस इज अ टेक्निकल टर्म कि जब आपका कोई नया रजिस्ट्रेशन होता है या फिर कभी आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड रहता है या फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होके रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन हो रहा है, यानी कुछ पीरियड के लिए आप रजिस्टर्ड थे परंतु रजिस्टर्ड नहीं थे, ये वाली सीन आ गई। आप रजिस्टर्ड थे परंतु आप रजिस्टर्ड नहीं थे। जैसे नया रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, एज सून एज आई बिकम लायबल टू पे टैक्स, मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे जिस दिन भी रजिस्ट्रेशन मिलेगा इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट व्हेन आई बिकम लायबल टू बी रजिस्टर्ड। इसलिए व्हेन आई बिकम लायबल टू बी रजिस्टर्ड आई अप्लाई विद इन द टाइम, तो आई नो कि आई विल बी रजिस्टर्ड और रजिस्ट्रेशन मेरा इफेक्टिव होगा फ्रॉम द डेट व्हेन आई बिकम लायबल टू पे टैक्स। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर तो अभी तक नहीं आया ना, इसलिए अभी तो मैं रजिस्टर्ड हूं। तो वो सारी सिचुएशन, मोटी भाषा में समझो, वो सारी सिचुएशन जिसमें आप रजिस्टर्ड है परंतु नहीं है, उन पीरियड में आपने जो इनवॉइस इशू किया है वो इनवॉइस आपका जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाए या जैसे ही आपका सस्पेंशन हट जाए या जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हो जाए, वहां से 30 डेज के अंदर आप उन इनवॉइस को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, रिवाइज इनवॉइस भी B2B है तो इनवॉइस वाइज रिवाइज होगा, और कॉन्सोलिडेटेड B2C है और इंटरस्टेट सप्लाई 2.5 लाख की नहीं है तो वो आप कॉन्सोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बिल टू शिप टू मॉडल आपको अच्छे से क्लियर है कि यदि आप की सप्लाई, यदि आपका बायर और रेसिपिएंट, बायर और जिसको आप गुड्स की डिलीवरी करोगे कंसाइनी अलग अलग है, तो आप बिल टू शिप टू मॉडल वाला इनवॉइस इशू करेंगे जिसमें बिल टू में नाम लिखेंगे रेसिपिएंट का और शिप टू में नाम लिखेंगे कंसाइनी का। एक कंपोजिट स्कीम सप्लायर को जीएसटीआई नंबर कोट नहीं करना पड़ता। यदि कंपोजिट स्कीम सप्लायर का टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर होता है, ऑब्वियसली 1.5 करोड़ के अंदर ही होता है, और वो B2C सप्लाई करता है नॉर्मली कंपोजिट स्कीम सप्लायर, तो भैया ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है वो अपने B2C सप्लाई में HSN कोड नहीं करेंगे। वही बात है यहाँ पे। व्हेन इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा तो ये नहीं है कि इनवॉइस नहीं देना, फिर भी बताता हूं। व्हेन सप्लाई वाइज इनवॉइस नॉट रिक्वायर्ड, यदि आप B2C सप्लाई करते हो, यदि आप B2C सप्लाई करते हो और आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 से ज्यादा नहीं है, 200 से कम है लिटरली, यदि आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 से कम है और आप B2C सप्लाई करते हो और रेसिपिएंट आपसे इनवॉइस नहीं मांग रहा है, तो ऐसे में आपको एक एक सप्लाई पे अलग अलग इनवॉइस देने की दरकार नहीं है। उस पूरे दिन में जितने भी ऐसी सप्लाई हुई उसका सारा डेटा मिला के एक बिल आप इशू कर सकते हो। सर आई रिपीट, आप B2C सप्लाई करते हो, आपका रेसिपिएंट आपसे इनवॉइस नहीं मांग रहा है और आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 से कम है, तो ऐसे में आप अपनी सारी सप्लाई का दिन के अंत में एक इनवॉइस इशू कर सकते हो। ओके, लेकिन यदि इनवॉइस रेसिपिएंट ने मांग लिया तब तो आपको इनवॉइस देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हेन इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड विद द मूवमेंट ऑफ गुड्स, नॉर्मली हमने आपको क्या बताया, गुड्स मूवमेंट करेगा तो इनवॉइस देना पड़ेगा, लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसे है जिसमें बिना इनवॉइस के भी माल जा सकता है, उन केस में इनवॉइस नहीं जाता लेकिन कंसाइनमेंट नोट जाता है। कौन कौन से केसेस है, जब आप गुड्स जॉब वर्कर को भेजेगा तो सप्लाई नहीं है, व्हेन द गुड्स आर सेंट फ्रॉम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर इट इज नॉट अ सप्लाई, तो इनवॉइस नहीं जाएगा, क्या जाएगा, कंसाइनमेंट नोट। नंबर 2, और भी ऐसा कोई भी केस व्हेन देयर इज अ मूवमेंट बट देयर इज नो सप्लाई, तो ऐसे में इनवॉइस की दरकार नहीं है। तीसरा पॉइंट, लिक्विड गैस जब आप सेल कर रहे हो, आई रिपीट, लिक्विड गैस जब आप सेल कर रहे हो अपने कस्टमर को, लेकिन एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स रिगार्डिंग क्वांटिटी यू आर नॉट श्योर, क्वांटिटी वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, देन इनवॉइस अभी इशू करने की दरकार नहीं है। एनी अदर नोटिफाइड केस, तो इसमें लिटरली खाली ये पॉइंट टेक्निकल है, बाकी पॉइंट तो बहुत सिंपल है।
अब अपने बात कर रहे हैं इनवॉइस के अलग अलग प्रारूप, मतलब कब अलग अलग तरह के इनवॉइस इश्यू हो जाते हैं। सिनेमा के केस में यदि मल्टीप्लेक्स थिएटर है तो आपको ई टिकट इश्यू करना जरूरी है, और ये जो आपने ई टिकट इश्यू किया वो इनवॉइस मान लिया जाएगा। ठीक है, इसको ई इनवॉइस मत बोल देना भाई, ये ई टिकट है। ई इनवॉइस अलग होता है जिसमें IRN नंबर होता है। ठीक है, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मल्टीप्लेक्स को ई इनवॉइस नहीं देना पड़ता। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट्सएप में शुरू हो जाते हैं, बोलते एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि मल्टीप्लेक्स वाले को ई इनवॉइस देना नहीं पड़ता, दूसरी तरफ आप बोलते हो देना पड़ता है। भैया मल्टीप्लेक्स वाले को ई इनवॉइस नहीं देना पड़ता, ई टिकट देना पड़ता है, जो कि आप जब भी मल्टीप्लेक्स जाते हो आपको मोबाइल पे आता है और वो ही इनवॉइस मान लिया जाता है। ठीक है, GTA के सर्विस में एक कंसाइनमेंट नोट इश्यू होता है, और वो कंसाइनमेंट नोट को हम लोग कंसाइनमेंट नोट को हम लोग इनवॉइस मान लेते हैं। GTA के केस में एक कंसाइनमेंट नोट इशू किया जाता है जिसमें ये सारी डिटेल रहती है, डिटेल्स ऑफ कंसाइनर, डिटेल्स ऑफ कंसाइनी, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी, ग्रॉस वेट कितना सामान जा रहा है, व्हीकल का डिटेल एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। बस इतनी डिटेल वाला जो कंसाइनमेंट नोट है वो कंसाइनमेंट नोट को ही हम लोग इनवॉइस मान लेते हैं। वैसे ही ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के केस में आपको एक टिकट दिया जाता है और उस टिकट को ही हम लोग इनवॉइस मान लेते हैं। जैसे रेलवे वाले आपको कोई इनवॉइस नहीं देते, एयरक्राफ्ट वाले तो फिर भी इनवॉइस देते, रेलवे वाले आपको इनवॉइस नहीं देते, टिकट देते हैं और वो टिकट ही इनवॉइस मान लिया जाता है। यदि आप 0 रेटेड सप्लाई करते हो एक्सपोर्ट या क्लियरेंस टू सेज यूनिट, तो आपको पता है 0 रेटेड सप्लाई में आपके पास 2 चॉइस है कि आप GST पे करके बाद में रिफंड क्लेम कर लो, या फिर आप LUT या बॉन्ड में इश्यू कर दो बाद। ठीक है, तो आपको अपने इनवॉइस पे ये चीज क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो आप एक्सपोर्ट या सेज को माल दे रहे हो ये अंडर LUT दे रहे हो या ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स दे रहे हो। तो इनवॉइस के ऊपर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सपोज आप अगेंस्ट पेमेंट ऑफ GST दे रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा गुड्स क्लियर्ड फॉर सेज और गुड्स क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्ट फॉर ऑपरेशन अगेंस्ट पेमेंट ऑफ IGST। और यदि आप अगेंस्ट बॉन्ड या LUT इश्यू कर रहे हो तो फिर आपको इनवॉइस पे मेंशन करना पड़ेगा गुड्स क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्ट और क्लियरेंस टू सेज यूनिट और डेवलपर फॉर देयर ऑथराइज ऑपरेशन अगेंस्ट बॉन्ड और LUT। ऐसा आपको मेंशन करना पड़ेगा। कुछ टाइम लिमिट की बातें कर रहे हैं कि इनवॉइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए। तो सेल और रिटर्न पे जब आप माल भेजो, एग्जीबिशन भी इसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम लोग माल दे रहे हैं लेकिन पता नहीं है कि सेल होगा कि नहीं होगा, नहीं सेल हुआ तो वापस आ जाएगा। तो सेल और रिटर्न पे जब आप माल भेजते हो तो जब आपका गुड्स मूव करता है तो वो डिलीवरी चालान के ऊपर मूव करता है। लेकिन यदि 6 महीने के अंदर सामने वाले पार्टी ने कंफर्म नहीं किया कि भैया माल सेल या नॉट सेल, तो भैया 6 महीने के बाद आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 6 महीने के पहले ही पार्टी ने कंफर्म कर दिया माल एक्सेप्टेड, तो जैसे ही पार्टी ने माल एक्सेप्ट किया आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। तो इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड ईदर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस और ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम डेट ऑफ मूवमेंट। ठीक है, इमीडिएट आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा 6 महीने होते ही। ये मत सोचिएगा कि 61वां दिन 6 महीने के बाद वाला दिन, ये मत सोचिएगा, 6 महीना होते ही आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। ओके, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा जब आपके पार्टी आपस में स्टेटमेंट एक्सचेंज करेंगे कि भैया इतना सप्लाई हुआ है। जैसे सपोज एक टीचर अपने यहाँ से ट्यूशन्स कराता है और किताबों के लिए अपने पब्लिशर का एड्रेस दे देता है जो कि सेंट्रली लोकेटेड है कि जिस स्टूडेंट को भी अपने मैथ कलेक्ट करने हैं हमारे पब्लिशर्स आपके यहाँ से कलेक्ट कर लो। कहाँ हावड़ा रिमोट एरिया में आओगे, हमारे पब्लिशर्स आप डलहौजी में बैठे हैं, वहीं से आप अपनी किताबें कलेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, तो ऐसे में आपके स्टूडेंट्स आपका वो मनी रिसीट ले लेके जाते हैं और वहाँ पे किताबें कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बैठे टीचर को एकदम नहीं पता कि उसकी कितनी किताबें वहाँ से सेल हो गई। तो
बाद में पब्लिशर वहां से मंथली एक स्टेटमेंट भेज देता है, या क्वार्टरली एक स्टेटमेंट भेज देता है, या 20 दिन में एक स्टेटमेंट भेज देता है, या सप्ते सप्ते में एक स्टेटमेंट भेज देता है कि मुंद्रा जी इस सप्ते आपकी 150 किताबें हमारे यहाँ से निकल रही है। तो भैया 150 किताबें सेल हो गई, ये कब मालूम पड़ा? सप्ते पर बाद। तो जैसे ये स्टेटमेंट एक्सचेंज हुआ, इमीडिएटली इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। ठीक है। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कहते किसे? जब सर्विस कंटिन्यूअस सप्लाई होती है, ये एग्रीमेंट 3 महीने से ज़्यादा का है, यानी इट इज एक्सपेक्टेड कि वो सर्विस कंप्लीट करने में 3 महीने से ज़्यादा लगेंगे, और जिसमें पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में आता है। तो लिटरली CSOS लिए, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस लिए 2 बातें जरूरी है। पहला, पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा है, और दूसरा, सप्लाई ऑफ सर्विस इज एग्रीड टू लास्ट फॉर मोर देन 3 मंथ्स। ठीक है, ओके। ये मोर देन 3 मंथ्स होगा। ठीक है। ऐसे में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में आपका इनवॉइस कब इश्यू होगा? तो इनवॉइस इश्यू होगा, यदि एक लाइन ध्यान रखनी है तो उतना ध्यान रखो, जब पेमेंट ड्यू हुआ। लेकिन टेक्निकली क्या है, यदि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो पहला इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ेगा? एज सुन एज द पेमेंट फॉल्स ड्यू, कि जब जो आपका एग्रीमेंट है उसमें डेट ऑफ पेमेंट की कोई ना कोई तो ड्यू डेट होगी, तो जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है उसी समय आपको उतना इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा जितना पेमेंट ड्यू हो जाए। लेकिन सपोज एग्रीमेंट में कोई ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है ही नहीं, तो भैया ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं हो तो कोई ऐसा इवेंट होगा कि ये घटना घटने पर इतना रुपया दे देना, कि 40% काम कंप्लीट हो जाए तो 30% पेमेंट कर देना, फिर 70% काम हो जाए तो 65% पैसा दे देना। तो जैसे वो इवेंट कंप्लीट होगा आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। लेकिन सपोज ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो कोई डेट ऑफ पेमेंट है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है, और ना ही कोई ऐसी घटना का उसमें मेंशन है कि कब पेमेंट ड्यू होगा, तो ठीक है, फिर जब पेमेंट करेगा उसी समय इनवॉइस इशू कर देना। That is about continuous supply of goods. When the payment falls due, when the event occurs on which payment falls due, or when the payment is made. इसमें ये मत सोचो whichever is earlier, इसमें तो as the case may be, as the case may be. अब हम लोग आगे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के बाद कुछ वाउचर्स की बात, नहीं पहले डेबिट नोट क्रेडिट नोट की बात करते हैं। डेबिट नोट, तो डेबिट नोट को भैया आप ऐसे बोल सकते हो, डेबिट नोट इज अ सप्लीमेंट्री इनवॉइस। यदि आपके ओरिजिनल इनवॉइस में किसी भी कारण से अमाउंट कम मेंशन हुआ, हो सकता है वैल्यू कम मेंशन हुई, हो सकता है GST कम लगा, व्हाटएवर, हो सकता है इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड करना भूल गए, हो सकता है पैकिंग चार्ज ऐड करना भूल गए, व्हाटएवर, किसी भी कारण से ओरिजिनल इनवॉइस में अमाउंट कम मेंशन हुआ, तो फिर आप एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू कर सकते हो। और ये सप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री इनवॉइस तो डेबिट नोट बोलते हैं। ये डेबिट नोट इश्यू करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये आप 2 साल 3 साल 7 साल 10 साल बाद भी डेबिट नोट इश्यू कर सकते हो। बात क्लियर? ओके। क्रेडिट नोट कॉन्ट्रेरिली, जब आपकी वैल्यू किसी कारण से ज्यादा दिखा दी गई है, अब आपको उसको कम करना है। ओरिजिनली वैल्यू ज्यादा हो गया था, अब आप उसको कम करना है, या सेल रिजेक्ट हो गया, अब आपको कैंसिल करना है। तो ऐसे में आप क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट नोट इश्यू करने की टाइम लिमिट है बाय 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और बिफोर फाइलिंग एनुअल रिटर्न whichever is earlier. Credit note can be issued by 30th November of next financial year or before filing of annual return whichever is earlier. ठीक है। अब ये डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में आप क्या मल्टीपल इनवॉइस लिए एक डेबिट नोट दे सकते हो, या मल्टीपल इनवॉइस लिए एक क्रेडिट नोट दे सकते हो। सबसे सपोज मेरे 3 इनवॉइसेस में एक ही तरह की भूल हुई थी, एक ही पार्टी को मैंने वो तीनों इनवॉइस दिया था, तो क्या मैं उस एक डेबिट नोट इश्यू कर सकता हूँ? आंसर इज यस। लेकिन उस डेबिट नोट में उन सारे इनवॉइसेस का आप नंबर मेंशन कर देना, सेम विद द क्रेडिट नोट। ठीक है। अब अगला टॉपिक आ गया वाउचर। वाउचर में 3 तरह के वाउचर है, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर एंड पेमेंट वाउचर। तीनों अलग अलग केसेस है। रिसीट वाउचर क्या है?
आपको पता है सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में एडवांस पेमेंट मिल जाए तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो एडवांस पेमेंट पे हम जीएसटी कौन से डॉक्यूमेंट से देंगे? इनवॉइस तो इशू किए नहीं है। तो ऐसे में लॉ बोलता है एडवांस पेमेंट यदि आपको मिलता है तो आपको एक रिसीट वाउचर इशू करना पड़ेगा। इस रिसीट वाउचर में भी इनवॉइस की सारी डिटेल रहती है। जैसे कि इनवॉइस में जो जो डिटेल है, नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस ऑफ द सप्लायर, GSTN of the supplier, name of the recipient, address of the recipient, GSTN of the recipient, description of the goods, value of the goods, GST rate, GST amount, सारी डिटेल रहती है। वैसे ही आपको यहाँ पे भी रिसीट वाउचर में भी सारी डिटेल देनी पड़ेगी। रिफंड वाउचर, जब हम लोग कोई एडवांस ले लेते हैं लेकिन बाद में हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई कैंसिल हो जाता है और उसके कारण हमें वो एडवांस पैसे पार्टी को लौटाने पड़ते हैं, यदि ऐसा केस है तो आपको एक रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। और रिफंड वाउचर में भी इनवॉइस की सारी डिटेल रहती है। एक है पेमेंट वाउचर। यदि आपने RCM में माल लिया है तो जब भी आप पार्टी को पे करेंगे उस समय आपको एक पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा और पेमेंट वाउचर में भी इनवॉइस की सारी डिटेल है। तो कौन सा वाउचर कब इशू करना पड़ता है आपने देखा, रिसीट वाउचर व्हेन एडवांस रिक्वायर्ड अगेंस्ट द सप्लाई, इफ रेट ऑफ GST इज अननोन तो रिसीट वाउचर में आप 18% IGST लगा सकते हो, ठीक है। रिफंड वाउचर व्हेन सच एडवांस रिफंडेड, पेमेंट वाउचर व्हेन पेमेंट इज मेड अगेंस्ट RCM सप्लाई, तो भैया उस समय आपको पेमेंट वाउचर देना पड़ेगा। यदि आपने एक अनरजिस्टर्ड बंदे से माल लिया है तो आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा। यदि आपने एक रजिस्टर्ड बंदे से माल लिया है तो आपको सिर्फ पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा। रिफंड, ये मुझे लगता है मैंने इनवॉइस चैप्टर को मोटा मोटी कवर कर लिया। इतनी सारी छोटी छोटी बातें हैं, हो सकता है एक आधी बातें छूट गई लेकिन मोटा मोटी पूरा कवर कर लिया।